हेलो दोस्तों, लर्न इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट वो भी टॉपिक वाइज आप लोगों को करवाया जाएगा, जिसमें से हमने अभी फ़िलहाल पॉलिटी को कंटिन्यू किए हुए हैं और पॉलिटी में हमने संविधान सभा से स्टार्ट किया था। तो दोस्तों, संविधान सभा के बाद का जो टॉपिक जो भी होता है काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक होता है और उसमें से प्रस्तावना को हमने डिस्कस किया था इससे पहली वाली वीडियो में। जिन लोगों ने प्रस्तावना की फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा, आप जा कर के पहली वीडियो को देख ले। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, हमने प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना क्यों ज़रूरी है, प्रस्तावना में क्या है, हालांकि संविधान की एक झलक है प्रस्तावना में, पूरी संविधान में क्या है वो झलक कहाँ दी गई है, प्रस्तावना में दी गई है। तो हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में जो हम लोग डिस्कस किए थे प्रस्तावना के माध्यम से संप्रभुता के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो समाजवाद के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डालिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि प्रस्तावना का पार्ट 2, और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं समाजवाद को। इससे पहले हमने पढ़ा संप्रभुता क्या होता है, संप्रभुता के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था। संप्रभुता कितने प्रकार के होते हैं, वास्तविक होती है, नॉमिनल होती है, रियल होती है, तो इंटरनल एक्सटर्नल, इस तरह से हमने टाइप्स भी कर लिए थे और किस तरह की संप्रभुता किसमें निहित है हमने ये टोटल डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो मिस होने की संभावना भी नहीं बनती है। तो उसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं आज समाजवाद। तो समाजवाद क्या है, यानी हमारे प्रस्तावना में जो ये समाजवाद है ये कैसे आया, क्यों आया, क्या ये हमारे प्रस्तावना में पहले से समाजवाद था। तो दोस्तों, हमारा आंसर होगा कि हमारे प्रस्तावना में जो प्रारंभ में जो प्रस्तावना थी उसमें ये समाजवाद टर्म था ही नहीं। तो इसे बाद में जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी, क्या ऐसी स्थिति बनी होगी जो समाजवाद को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो दोस्तों, इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। पहले ये हम देखते हैं कि यह प्रस्तावना का अंग नहीं था। दोस्तों, प्रस्तावना का अंग नहीं था, कहने का मतलब ये हो गया कि शुरुआत में यह प्रस्तावना का भाग नहीं था। इसे 42 यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे ऐड किया गया। और क्यों इसको जोड़ा गया इसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है। इसका मीनिंग यदि हम देखें समाजवाद का, तो इसका मीनिंग जो है सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। दोस्तों, याद रखेंगे, समाजवाद जो हमारे प्रस्तावना में ऐड किया गया है इसका अर्थ सीधे तौर से किसके साथ है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ है। तो देश की जो अर्थव्यवस्था होता है और अर्थव्यवस्था की मोड क्या होती है, मोड, तो उसी मोड को दर्शाता है ये समाजवाद। तो यह अर्थव्यवस्था के मोड को दर्शाता है, मोड को दर्शाता है। ठीक है भाई, इससे आप लोग याद रखेंगे कि क्या करता है, किसी भी मोड को दर्शाता है। तो यहाँ प्रवेश करने से पहले, डायरेक्ट समाजवाद पढ़ने से पहले कुछ थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो हम आप लोगों के बीच साझा कर रहे हैं और उसे जानना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे या हो सकता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। तो उन लोगों को थोड़ा सा अंदर डीप तक जा कर के पढ़ना होता है। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम कुछ टर्म्स जो है उसको समझ लेते हैं, तब फिर हम समाजवाद पर आने वाले हैं। तो इससे पहले जो टर्म हो जाएगा भाई आपका, उसको हम देख लेते हैं। पहला टर्म आप लोगों को पढ़ना है, उदारवाद के बारे में समझना है। दूसरा टर्म हो जाएगा उदारवाद के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्क्सवाद।
तीसरा टर्म हो जाएगा आप लोगों का समाजवाद हो जाएगा। फिर फोर्थ हो जाएगा साम्यवाद। तो इन चीज़ों को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम समाजवाद पर आ जाएंगे, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि ये समाजवाद कहाँ से आया। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? अर्थव्यवस्था से है। अब इसमें देखिए एक कॉमन चीज़ आप लोगों को नज़र आता होगा कि वाद, यहाँ भी देख लीजिए वाद, यहाँ भी देखिए वाद, यहाँ भी देखिए वाद। दोस्तों ये वाद होता क्या है? पहले हम लोग इस वाद के बारे में सोच लेते हैं कि ये वाद क्या होता है। तो ये वाद जो है ना एक आइडियोलॉजी है, किसी भी व्यक्ति का दिया गया एक विचार है, ठीक है। ये जो भी है, चाहे साम्यवाद हो, समाजवाद हो, मार्क्सवाद हो, उदारवाद हो, ये किसी भी व्यक्ति के द्वारा गया एक विचार है, एक आइडिया है। तो हम लोग इसको एक विचार के तहत समझने की कोशिश करते हैं। अब ये वाद होता क्या है, अगर हम देखें, डिस्कस करें वाद क्या होता है, यानी कि आइडियोलॉजी क्या होती है। तो आइडियोलॉजी जो होती है इसका संबंध होता है, सीधा बोले कि अर्थव्यवस्था से। अब अर्थव्यवस्था में वाद क्या क्या अर्थ होता है? तो अर्थ का मीन्स होता है पैसा, क्लियर है? अर्थ का मीन्स होता है पैसा, यानी कि ये जो पैसा है, अर्थ जो है, इसे व्यवस्था करने का तरीका जो है बहुत प्रकार की है। यानी अर्थ की व्यवस्था करने की, यानी पैसों की जो व्यवस्था करने की प्रक्रिया जो है वो ढेरों सारा प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि समाज और सरकार का जो संबंध होता है वह कई तरह का होता है। समाज और सरकार का जो संबंध होता है वो कई तरह से होता है। कहीं पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण रहता है, कहीं पर आप देख रहे होंगे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता है। तो दोस्तों वाद वही है, वाद एक विचारधारा है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं विचारधारा की तरफ। पूरी दुनिया के देशों को जो है दो भागों में विभाजित किया गया है। इसको हम लोग ले लेते हैं, जीएमटी मान लेते हैं। इधर आप देखेंगे तो इधर वाले देशों को कहा गया है पूर्वी देश, और इस साइड वाले देशों को कहा गया है पश्चिमी देश, पश्चिमी देश। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि ये जो विचारधारा है कहाँ पनपा, ये विचारधारा कहाँ पनपा, किनके द्वारा दिया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं, रोको, चलिए आइए देखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। उदारवाद क्या होता है? सबसे पहले ये देखें कि इस उदारवाद का जन्म कहाँ हुआ, उदारवाद का जन्मदाता कौन है। तो इसका जनक के रूप में यदि हम देखें तो इसका जनक है जॉन लॉक, इसका जनक हो जाएगा जॉन लॉक। ये कुछ फैक्ट है, बेसिक फैक्ट, इसको याद रखना पड़ेगा। और इसका जो ये जॉन लॉक का जो संबंध है वो यूरोप से है, ये भी याद रखना जरूरी है, यूरोप से है। उसके बाद मार्क्सवाद, इसका यदि हम जनक देखें तो मार्क्सवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स। तीसरा अगर हम देखें समाजवाद तो इसका जनक जो है लेनिन है, लेनिन। इसका उद्भव जर्मनी में हुआ, इस विचारधारा का उद्भव जर्मनी में हुआ, और इस विचारधारा का जन्म यानी उद्भव बोले तो एशिया में हुआ, खास करके रूस, USSR। चलिए, और ये साम्यवाद जो है इसका जनक जो है माओ त्से तुंग है, माओ त्से तुंग, और ये जो है चीन से संबंधित है। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि ये उदारवाद क्या होता है, यानी कि उदारवाद के संदर्भ में ये जॉन लॉक क्या बोला, इनका विचारधारा को हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मार्क्सवाद से रिलेटेड जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद लेनिन ने जो समाजवाद के बारे में बोला है, लेनिन का समाजवाद किस तरह का कारगर है, किस तरह से उपयोग में लाया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये चीन की जो साम्यवादी विचारधारा है वो किस तरह से प्रभावी होता है, इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को हम लिखाएंगे नहीं, यानी कि बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं,
हम बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, और इससे भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर लगे कि आपको लिखने की ज़रूरत है तो आप पेपर पे लिखकर इसे अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उदारवाद का मतलब क्या होता है? पहला हमारा क्या है? उदारवाद। और ये कौन दिया था? जॉन लॉक। इसका उदारवाद का मतलब होता है कि सरकार के मीन्स ऑफ प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, यानी कि सरकार का जितना भी उत्पादन होता है उसमें, उस देश में जितने भी उत्पादन होती है उस प्रोडक्शन पर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर उस देश की सरकार का कोई भी अधिकार नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, उदारवाद का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई योगदान, कोई भी भूमिका नहीं होती, यानी कि सरकार उस पर कंट्रोल नहीं कर रही होती है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है, अर्थव्यवस्था से संबंधित एक ऐसी विचारधारा है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वो सरकार का नहीं होता है, अर्थात सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये विचारधारा कैसे लाया गया? जॉन लॉक के द्वारा लाया गया, और ये यूरोप में काफ़ी फला फूला, यूरोप में काफ़ी विकसित हुआ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यूएसए, अमेरिका में यही विचारधारा अभी भी प्रभावी है। तो इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अगर आप देखें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो सरकार का नियंत्रण नहीं है तो स्वाभाविक है नियंत्रण किस पर चला जाएगा? प्राइवेटेशन पर चला जाएगा, किसी निजी व्यक्ति पर चला जाएगा। और उससे जितना भी प्रॉफिट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट किसके पास जाएगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस निजी व्यक्ति के पास जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कैपिटलिज्म का यहाँ से विकास होता है, यानी कि पूंजीवादी विचारधारा यहीं से जन्म लेती है। तो दोस्तों, इसको हम लोग समझ लिए अच्छी तरह से। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि प्राइवेटेशन का जो प्रभाव मिला है वो यहीं से शुरुआत होती है। किसकी? प्राइवेटेशन का। प्राइवेटेशन का प्रारंभ यहीं से होता है। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अब आइए देखते हैं, जब उदारवाद की विचारधारा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, यानी पश्चिमी देशों से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, यानी इधर से जब आगे सब हम क्रम में लिखे हैं, इधर से जब आगे बढ़ने लगी तो जर्मनी में कार्ल मार्क्स का उदय होता है। और कार्ल मार्क्स का कहना ये है कि इस व्यवस्था से जितने भी इनकम हो रहे हैं, जितने भी लाभ के स्रोत हैं, सबका उपभोग कौन कर रहा है? निजी व्यक्ति कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि उत्पादन करने में, प्रोडक्शन करने में मजदूर का हाथ है, मजदूर का योगदान है। तो उसका लाभ क्यों ना वो मजदूर को ही मिले, किसी निजी व्यक्ति को नहीं मिले। तो इसकी विचारधारा के जस्ट विपरीत मार्क्सवादी विचारधारा आया, और कार्ल मार्क्स ने कहा कि जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, चाहे वो भवन निर्माण हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेज हो, जितनी भी संस्थाएं हैं वो क्या थी? निजी संस्थाएं। तो उनको बनाने में किनका योगदान था? तो दोस्तों, हम क्लियर बोलेंगे कि उनको बनाने में कहीं ना कहीं मजदूरों का योगदान है। तो वही कार्ल मार्क्स बोला कि बनाने में, प्रोडक्शन करने में मजदूर का योगदान है, लेकिन लाभ किसी और को मिल रहा है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, और जो तुमने बनाया है वो उस पर तुम्हारा अधिकार है, उस पर उपभोग करने का भी अधिकार तुम्हारा है, तुम उसे वापस ले लो। तो अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा जो है इसका सीधा संबंध लूट से है। तो दोस्तों, कैपिटलिज्म का लूट करना, यानी कि पूंजीपति का लूट करना, यानी कि मजदूर जो बनाया है, मजदूरों को ही कहा गया कि उसे आप लूटो। तो दुनिया के सारे मजदूर लगभग एकत्रित हुई, यानी कि लूट परंपरा यहाँ से प्रारंभ होती है। लूट परंपरा यहीं से प्रारंभ होती है। दोस्तों, हमने कहा कि प्राइवेटेशन यहाँ से और लूट की परंपरा यहाँ से शुरू हुई। आगे हम देखते हैं, फिर अभी तक देखते हैं तो दुनिया में एक उदारवादी विचारधारा आगे बढ़ रहा है, दूसरा मार्क्सवादी विचारधारा आगे बढ़ रहा है। फिर आगे आते हैं रसिया की तरफ, USSR की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि लेनिन का उदय होता है। और लेनिन जो है
इसकी विचारधारा में ही परिवर्तन कर देता है, यानी कि इसकी लूट की जो विचारधारा है उसको मॉडिफाई कर देता है, लूट की विचारधारा को ख़त्म कर देता है और वहीं से जो एक विचारधारा ये प्रस्तुत करता है वही विचारधारा समाजवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए हम मार्क्सवादी विचारधारा में थोड़ा सा लेनिन क्या किया, बदलाव कर दिया और बदलाव करने के साथ साथ लेनिन ने कहा कि यहाँ देखिए फिर से हम लोग समझने दो को फिर से रिवीजन करते हैं। इसमें देश की अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण है, तो दोस्तों इसमें देश की अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, निजी व्यक्ति का ज़्यादा हस्तक्षेप है, प्राइवेटेशन। फिर ये क्या किया, मार्क्सवादी विचारधारा लूटो परंपरा अपनाया, वो निजी जो व्यक्ति की जो संपत्ति थी उस पर किसका यानी कि देश की अर्थव्यवस्था पर किसका नियंत्रण हो गया, एक व्यक्ति का, और वो क्या था, मजदूरों का नियंत्रण। यहाँ भी एक व्यक्ति निजियों का नियंत्रण, यहाँ भी एक व्यक्ति मजदूरों का नियंत्रण। और दोस्तों यहाँ लेनिन क्या बोला, समाजवाद के तहत इन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था पर देश की अर्थव्यवस्था पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए और सरकार जो होनी चाहिए वो समाज की सरकार होनी चाहिए। और यही विचारधारा लेनिन की यही विचारधारा जो है समाजवाद के रूप में उभर करके सामने आती है। और फिर हम देखते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो फिर एक विचारधारा और होती है, वो क्या आया, साम्यवादी विचारधारा। और साम्यवादी विचारधारा जो है माओ त्से तुंग, ये चाइना के हैं और इन्होंने जो विचारधारा प्रस्तुत किया वो साम्यवादी विचारधारा, यानी कि समाजवाद का ही मॉडिफाइड रूप है साम्यवाद। और इसको हम साम्यवाद को यदि हम समझें तो इसका इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर ना प्राइवेट लोगों का नियंत्रण हो, ना ही मजदूरों का नियंत्रण हो, ना ही समाज का नियंत्रण हो, बल्कि उन लोगों का नियंत्रण हो जो उस देश के कुछ कम्युनिटी यानी कि कुछ विशेष व्यक्ति, चुने हुए व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो चलाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, उसे ही क्या कहा था, साम्यवाद। तो दोस्तों अभी भी चाइना की जो इकोनॉमी है वो क्या है, साम्यवादी इकोनॉमी है। और ये होता क्या है, उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का, कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों का समूह होता है और उन्हीं समूह के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का दिशा और निर्देशन दोनों किया जाता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर से आते हैं किस पे, समाजवाद पे। आइए हम लोग समझते हैं फिर से समाजवाद को, समाजवाद की तरफ आते हैं। और ये समाजवाद क्या होता है इसको हम समझा दिए हैं कि समाजवाद कहाँ से आया। और ये भारत में, अब हम इसको पढ़ने वाले कि भारत की प्रस्तावना यानी भारत में इसे कौन लाया, क्यों आया, क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग कि USSR यहाँ चल रहा था समाजवादी विचारधारा और एक था उदारवादी विचारधारा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है यही दोनों विचारधारा प्रबल था। दोस्तों जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, उसमें जिन देशों ने इसकी सहायता की उस देश की इकोनॉमी में समाजवादी विचारधारा को शामिल किया गया था और जिन देशों ने दूसरे गुटों को सपोर्ट किया था उस देश में उदारवादी विचारधारा को अपनाया गया था। तो इस तरह से इसको जो सपोर्ट किया उस देश की इकोनॉमी मतलब विश्व में ये फैला समाजवादी अर्थव्यवस्था, और जिन लोगों ने दूसरी विचारधारा को यानी कि दूसरे गुटों को सपोर्ट किया था उन देशों में उदारवादी विचारधारा उसके इकोनॉमिस्ट में जोड़ा गया। तो दोस्तों हमारी इंडिया में जो उस समय जो प्रधानमंत्री थे यानी कि जवाहरलाल नेहरू का जो मानना था कि ना हम इसमें रहेंगे, इसकी विचारधारा को अपनाएंगे और ना ही हम इसकी विचारधारा को अपनाएंगे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने नाम यानी कि गुट निरपेक्षवाद को अपनाया था, ना ही इसको सपोर्ट किया था, इसमें शामिल हुआ था, ना ही इसमें शामिल हुआ था। यानी कि इन दोनों की अर्थव्यवस्था को भारत में शुरुआती दौर में नहीं अपनाया गया था। तो क्यों इसको लाया गया फिर समाजवाद को, तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि 1971 में इंडिया पाक युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच
युद्ध हुआ था। दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से रखेंगे, समझेंगे। 1971 ईस्वी में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में रसिया इंडिया को मदद किया था। उसमें USSR यानी कि रूस जो है, सोवियत संघ रूस जो है, वो इंडिया को मदद किया था। और मदद किया था, इसी से प्रभावित होकर इस समय हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो इंदिरा गांधी थे, और इसी से प्रभावित होकर के इंदिरा गांधी रसिया गई थी। और रसिया से रिटर्न होने के बाद इन्होंने देश की इकोनॉमी में समाजवादी विचारधारा को लाने की कोशिश किया। और आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है समाजवाद को जोड़ दिया गया। दोस्तों इस तरह से 1976 के बाद तक यानी कि 1976 से लेकर के 1991 ईस्वी तक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो क्या थी? समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। क्या हुआ? 1991 में समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो नींव थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थी। यानी कि रसिया विश्व में जो समाजवाद की जिन देशों में शामिल था ये इकोनॉमिस्ट, वहाँ क्या हो गया? कमज़ोर पड़ने लगी थी, यानी कि टूटने लगी थी। दोस्तों इंडिया में भी वही हाल हुआ था कि जितने भी व्यापारिक कंपनियां थी काफ़ी घाटे में चलने लगी थी, देश को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो इसीलिए 1991 ईस्वी में हमारे इंडिया में एक LPG पॉलिसी लाया गया। किसके द्वारा लाया गया? तो वो लाया गया था मनमोहन सिंह, उस टाइम पे वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो इन्हीं दोनों के सहयोग से खास करके LPG यानी कि लाइब्रेशन उदारवादी बोल सकते हैं, निजी प्राइवेटेशन बोल सकते हैं, और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण बोल सकते हैं। तो ये जो विचारधारा LPG विचारधारा जो लाया गया मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया, और देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ओपन कर दिया गया। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारे प्रस्तावना में समाजवाद है ही, यानी कि हमारे प्रस्तावना में समाजवाद का जिक्र है ही। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके आप फिर से दोबारा देखें और इसे समझने की कोशिश करें। उम्मीद करते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न आने वाले हैं वो आपसे मिस नहीं होगी, चाहे वो UPSC ही एग्ज़ाम क्यों ना कंडक्ट करवावें। दोस्तों वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और फिर से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। थैंक यू।